नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री आज झारखंड पहुंचकर ये क्यों कहने लगे कि रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा एनडीए सरकार। दरअसल रोटी बेटी माटी को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की और इस मुद्दे के जरिए बीजेपी ने इंडिया अलायंस को घेरने का प्रयास किया। यह बात सच है कि झारखंड में इंडिया अलायंस को लीड हेमंत सोरेन कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने माटी बेटी रोटी के अलावा एक और बात बहुत दिलचस्प कही है। प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि जो लोग ये कहते थे कि हमारे सीने पर झारखंड का निर्माण होगा, हमारे लाश पर झारखंड का निर्माण होगा, आज उनके गोद में ही हेमंत सोरेन बैठ गए। मतलब साफ है कि जब झारखंड बिहार से अलग हो रहा था, झारखंड का निर्माण हो रहा था, तो लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे। लालू प्रसाद यादव चीख चीख कर कहा करते थे कि उनके लाश पर झारखंड का निर्माण होगा। झारखंड का निर्माण हो भी गया, लेकिन अब जेएमएम के सुप्रीमो मतलब जेएमएम के जो मुखिया हैं हेमंत सोरेन, उनका गठबंधन लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी से हो गई है और इन्हीं दो मुद्दों पर बीजेपी घेरने का प्रयास कर रही है। हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम के अपने जवाब हैं, अपने तर्क हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से आक्रामकता बीजेपी दिखा रही है माटी बेटी रोटी के नाम पर, जिस तरीके से आक्रामकता बीजेपी दिखा रही है जेएमएम द्वारा लालू प्रसाद की पार्टी के साथ अलायंस करने के नाम पर, क्या ये दोनों मुद्दे बीजेपी के लिए कामयाब होंगे, कारगर होंगे? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। दरअसल वहां की जमीनी हकीकत क्या है, किसका पलड़ा भारी है, कौन इस बार सरकार बना रहा है, कौन आगे दिखाई पड़ रहा है, कौन से मुद्दे कारगर हैं, किस तरीके से बीजेपी झारखंड मुक्ति मोर्चा को घेरने का प्रयास कर रही है, कैसे किन सीटों पर बारीक नजर बीजेपी ने रखा है, बीजेपी के बड़े नेता जमीन पर उतर करके किस मुद्दे को सुलगाने का प्रयास कर रहे हैं, इन तमाम बातों को हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन आइए पहले सुनाते हैं कि अमित शाह क्या कह रहे हैं, फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कुछ मेहमान जिनसे हम आपका परिचय कराएंगे। लेकिन आइए पहले इन दो नेताओं को सुनते हैं। हजारों लाखों की संख्या में झारखंड की बेटियां दूसरी शादी तीसरी शादी कर कर एक घुसपैठिए उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं और आप वोट बैंक की लालच में चुप बैठो। उनके पास से भेंट लेकर उनकी संपत्ति हड़प करने का एक षड्यंत्र एक घुसपैठिए चला रहे हैं। हाई कोर्ट इसका संज्ञान लेती है, एक ऑर्डर करती है कि घुसपैठिए को चिन्हित करिए, इनको डिलीट करिए, डिटेक्ट करिए और डिपोर्ट करिए। झारखंड सरकार ना बोलती है। हेमंत सोरेन आप बचा नहीं पाओगे। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली। मुझे ठीक याद है, मैं भी चुनाव के प्रचार में था, आपने कहा था सालाना 5 लाख युवाओं को नौकरी नहीं दूंगा तो पद से इस्तीफा दे दूंगा। इस्तीफा छोड़िए, जेल में जाने के कारण पद छोड़ना पड़ा। चंपई सोरेन जी को हटाकर फिर से आप तो वापिस बैठ गए। युवाओं को किया हुआ वादा आपने नजरअंदाज किया है। अभी बोलता है एनआरसी लागू करेंगे, यूसीसी लागू करेंगे। हमने कहा ना या एनआरसी चलेगा ना यूसीसी चलेगा, यहां चलेगा तो सीएनटी एक्ट चलेगा, एसपीटी एक्ट चलेगा और पेशा कानून चलेगा। अजीब अजीब कानून, कहां से ये लोग बौद्धिक लोग दिमाग लगा लगा करके हम लोग बौद्धिक तरीके से कब्जा करने की कोशिश करता है। इसीलिए अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। अब आप लोगों के बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार बड़ा बड़ा बनाना है।
इसके लिए बहुत अधिक पैसा खर्चा होता है। हम लोगों ने इस राज्य में गुरुजी क्रेडिट कार्ड हम लोगों ने प्रारंभ की है योजना। आप लोग सभी छात्र छात्राएं उस कार्ड को लीजिए। कल को इंजीनियर, वकील, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस में आपका एडमिशन होगा, आपको तुरंत फीस भरना होगा। 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख आप पैसा जुगाड़ नहीं कर पाएंगे। गुरुजी क्रेडिट कार्ड बैंक में लेके जाइए, 5 मिनट में आपको 15 लाख रुपए मिल जाएगा आपको पढ़ने के लिए। तो आपने सुना दोनों नेताओं को। एक तो जेएमएम के कह लीजिए कि मुखिया वही हैं इफेक्टिवली, वैसे शिबू सोरेन हैं, लेकिन प्रभावी तौर पर कहें तो मुखिया हेमंत सोरेन ही है और वही मुख्यमंत्री भी हैं। दूसरे बीजेपी के दूसरे नंबर के कद्दावर नेता अमित शाह हैं। अमित शाह अपनी रणनीतियों के लिए जाने जाते हैं, इस स्ट्रैटेजी को कैसे एग्जीक्यूट कराना है ज़मीन पर, उसके लिए जाने जाते हैं। अमित शाह 81 में से 52 से ज़्यादा सीट जीतने का वादा कर रहे हैं, जीतने का दावा कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जिस माटी, रोटी और बेटी की बात कर रहे हैं अमित शाह, वो कितना कारगर होगा। ये यूसीसी, एनआरसी को लागू ना करके जो कह रहे हैं कि सीएनटी एक्ट लगेगा, एसपीटी एक्ट लगेगा, ये किस तरह का तोड़ है। दरअसल हेमंत सोरेन क्या चाहते हैं और भाजपा क्या चाहती है। भाजपा ने कैसे घुसपैठ को एक बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। घुसपैठ किस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकता है। किस तरीके से बीजेपी घुसपैठ के मुद्दे पर जेएमएम को घेरने का प्रयास कर रही है। इन तमाम मुद्दे पर हम आपके साथ बातचीत करेंगे, आपको बताएंगे कि आखिरकार झारखंड में ज़मीन पर चल क्या रहा है और कैसे बीजेपी को लग रहा है कि उसकी सरकार आने वाली है। इस बात को भी हम बताएंगे। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अरविंद पांडे जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ आशुतोष कुमार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। पांडे जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। माटी, रोटी, बेटी कितना बड़ा मुद्दा दिखाई पड़ रहा है झारखंड की जमीन पर आपको? देखिए, ये बड़ा मुद्दा है। अगर बेटी, माटी, रोटी तीनों को इकट्ठे अगर समग्र रूप से देखें तो ये बड़ा मुद्दा है झारखंड के लिए और खासतौर पर जनजातीय आबादी के लिए। संथाल परगना में जहां सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन की बात कही जा रही है, वहां अगर केवल इस बात को, शुरुआत में आपने गौर किया होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने ये मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया था कि वो जो घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, वो दूसरी तीसरी शादियां कर रहे हैं जनजातीय समुदाय की युवतियों के साथ, और इस हिसाब से वहां डेमोग्राफी बदल रही है। लेकिन आपको बता दें कि संथाल जनजाति, जहां तक मैंने झारखंड में रहते हुए झारखंड की जनजातीय आबादी के जो रीति रिवाज और उनकी जो परंपराएं हैं उनका अध्ययन किया है, तो मैं आपको बताऊं कि प्रणय संबंधों के मामले में संथाल जनजाति आदिवासियों की जो दूसरी स्पेसीज है उनकी तुलना में ज्यादा लिबरल है। तो केवल यहाँ की युवतियों के साथ शादियां हो रही हैं, ये उनके लिए बड़ा मुद्दा नहीं था। लेकिन ये मुद्दा ज्यादा बड़ा तब हुआ जब ये बताया गया कि जनजातीय महिलाओं के साथ शादी करके वो जमीनें हड़प रहे हैं और जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, दान लेकर मदरसे और मस्जिदें बनाई जा रही हैं, मकबरे बनाए जा रहे हैं, और इस हिसाब से उस इलाके की डेमोग्राफी चेंज की जा रही है। दूसरी बात यह है कि जनप्रतिनिधि बनाकर आदिवासी महिलाओं को, और आप कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे से राजनीतिक अपनी जो है हैसियत बढ़ा रहे हैं। तो इसने चौकन्ना किया है जनजातीय आबादी को। और आप आज के दिन में कम से कम देखें तो संथाल परगना में चिंतित है आदिवासी आबादी, और उसको अपनी जमीन खोने का डर सता रहा है, और इस वजह से वो अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ कुछ जगहों पर तो बहुत मुखर होकर खड़े हो रहे हैं। ताजा उदाहरण मंडल मुर्मू का है, जो सिद्धू कानू के वंशज हैं और हेमंत सोरेन के बरहेट में प्रस्तावक थे।
इस बार, और वो अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। और उन्होंने बहुत मुखर होकर कहा है कि ये उनकी चिंता है कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम इन मुद्दों को उठा रही है, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा आंख मूंदे बैठी है और इस वजह से घुसपैठियों को बल मिला है। तो निश्चित तौर पर यह बड़ा मुद्दा है संथाल परगना के लिए। अब संथाल परगना के बाहर जब आते हैं तो आप कोल्हान में आ जाएं, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू, इन इलाकों में भी अब घुसपैठियों को लेकर, बेटी माटी रोटी को लेकर चिंता हो रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो कुछ भारत के दूसरे कई प्रदेशों में और भारत के समीपस्थ कुछ देशों में, बांग्लादेश खास तौर पर जो कुछ हो रहा है, तो वो परिदृश्य झारखंड में उपस्थित न हो बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण। और बांग्लादेशी घुसपैठियों में भी जो बताया जा रहा है कि बहुलता रोहिंग्या घुसपैठियों की है, जो म्यांमार से बांग्लादेश होते हुए और झारखंड में घुसपैठ कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा धीरे धीरे बनता जा रहा है। तो जमीन की चिंता, परंपराओं की चिंता, कस्टम और बाकी चीजों में जो हस्तक्षेप धीरे धीरे होना शुरू हुआ है, उसकी चिंता, तो ये जोड़ रही है धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के साथ जनजातीय आबादी को, और ये बड़ी चिंता का विषय बन गया है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए। जी, ये बड़ी चिंता का विषय बन गया है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए, आप ऐसा कह रहे हैं। और दरअसल बहुत बड़ी बात ये सामने आ रही है कि एसपीटी एक्ट लागू है, और एसपीटी एक्ट लागू होने के बाद भी जमीन कैसे खरीद ली जाती है। तो हम आपको बताएं, हमारे पास जो जानकारी है वहाँ जमीन की खरीद बिक्री हो रही है और कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल कहा यह जाता है कि होता क्या है कि दान पत्र दे दिया जाता है, और दान पत्र के सहारे 4 लाख 5 लाख रुपए बीघा संथाली जमीन बिक रहा है और उसको खरीदा जा रहा है, और ये बड़े पैमाने पर आदिवासी जमीन बिक रहा है। आपको ये भी बता दें कि कई गांव ऐसे हैं जिनमें पहले आदिवासियों का बाहुल्य होता था, जैसे झिकरहटी गांव है, 40 से ज्यादा घर आदिवासियों के थे, आज एक भी आदिवासी परिवार नहीं बचा है। इस तरीके से पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे पाकुड़ जिला है, जहां झिकरहटी गांव है, 2000 से पहले संथाल जनजाति का बाहुल्य था। यहां आदिवासियों के सरना स्थल से ज्यादा मस्जिदें और मदरसे अब नजर आते हैं। तो स्थिति किस तरीके से पिछले 20-24 सालों में बदली है। सवाल ये उठता है कि इस तरह की स्थिति बदलने के लिए जिम्मेदार कौन है डॉक्टर साहब? क्या वाकई संथालियों को लग रहा है कि उनकी पहचान मिट रही है, उनकी जमीन छीन रही है, उनकी बेटियों को छीना जा रहा है और उनकी माटी भी उनसे छीन ली जा रही है? ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इसके लिए वाकई सिर्फ हेमंत सोरेन जिम्मेदार हैं या जिम्मेदारी भाजपा की भी बनती है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और इस बार झारखंड के चुनाव में इसको कितने बड़े मुद्दे के तौर पर देखते हैं? क्योंकि जेएमएम के तरफ से कहा जा रहा है ये कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन चंपई सोरेन, तमाम ऐसे नेता इसको बहुत एग्रेसिवली लोगों के सामने रख रहे हैं। माटी बेटी रोटी, आज प्रधानमंत्री पहुंचे, वो भी कह रहे हैं कि किस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठिए अब झारखंड में हावी हो रहे हैं, सड़क से लेकर के सरकार तक में हावी हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, देखिए, इन्फिल्ट्रेशन का मामला तो है और डेमोग्राफी चेंज भी हुआ है वहां। इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। ठीक है, वो नहीं कहा जा सकता है कि उसके लिए केवल हेमंत सोरेन ही जिम्मेवार हैं, और बीजेपी चुपचाप मुखदर्शक बन करके देख रही थी। ठीक है, बीजेपी विपक्ष में ही थी, तो क्या ये मुद्दों को लेकर के कभी मुखर हुई या आंदोलन की? ठीक है, निशिकांत दुबे कभी कभी बयान दे दिया करते हैं, या जो भाजपा के कुछ लोग हैं वो बयान दे दिया करते हैं, लेकिन जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जिस तरह से इनकी संख्या घटते जा रही है। चंपई सोरेन भी कल तक जब हेमंत सोरेन के साथ थे, इन मुद्दों को लेकर के वो चुप थे। ठीक है, उनको कोल्हान टाइगर कहा जाता है, लेकिन रहने वाले तो वो संथाल के ही हैं, तो यहाँ पर इस मुद्दे को उठाते। और जमीनें खरीदी जा रही हैं, इस सच्चाई को बिल्कुल आपने सही कहा कि यह सच्चाई है। आदिवासी वहां से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं और इनकी जमीनों पर वो घुसपैठिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए, खास करके रोहिंग्या, बड़े पैमाने पर गांव के गांव वो बस रहे हैं।
तो अगर ये बस रहे तो क्या वो सरकार या सरकार के तंत्र को ये कुछ नहीं पता है कि कैसे इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, बस रहे हैं, और एक जो वहां का ट्राइबल पॉपुलेशन है वो पूरी तरह से वहां पर शिफ्ट हो रहा है। आज अमित शाह जी कह रहे हैं कि हम एनआरसी की बात कर रहे हैं कि ठीक है हम रजिस्टर बनाएंगे जो हमारे सिटीजन है उनका, यूसीसी की बात कर रहे हैं। ये चीजें तो पहले भी घटित हो ही रही थी ना। तो जब पहले घटित हो रही थी तो आखिर चुनाव के वक्त ही क्यों, पहले क्यों नहीं? ये सच्चाई को स्वीकार करना और सच्चाई को लेकर के लड़ना दोनों दो चीजें हैं। तो बीजेपी में चाहे कल अमित शाह की वहां रैली हुई हो, आज प्रधानमंत्री जी गए और दोनों ने उस सच्चाई को बताया। बिल्कुल उस सच्चाई से सब कोई सहमत है कि झारखंड में और खास करके संथाल के इलाके में पॉपुलेशन घटा है। आदिवासियों का अगर सेंसस कराया जाए तो ट्राइबल पॉपुलेशन अब वो कहाँ शिफ्ट किए या उनकी संख्या कैसे घट गई, ये तो एक निश्चित रूप से सोशियोलॉजिस्ट के द्वारा एक सर्वे की जरूरत है कि जरा इसको समाज वैज्ञानिक देखें कि आखिर चीजें इस तरह से क्यों हुई। और दूसरी जो प्रमुख बात है वो प्रमुख बात यह है कि उनकी बेटियों के साथ जब शादी हो रही है उन घुसपैठियों को, और उनकी वजह से उनको जमीनें मिल जा रही हैं दान के रूप में, उनकी वजह से उनको वहां पर रहने के लिए व्यवस्था मिल जा रही है, तो ये जो चीजें वहां जो पनप रही है जिसमें एक ट्राइबल संस्कृति जो कहीं ना कहीं से धीरे धीरे सिमटते जा रही है और इनका पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, तो हेमंत सोरेन जी इसको स्वीकार करें नहीं स्वीकार करें, आदिवासियों के बीच में इस बात को लेकर के आपस में मरमरिंग है, आपस में डिस्कशन है कि देखिए किस तरह से ये अपनी ताकत बढ़ाते जा रहे हैं, संख्या बढ़ाते जा रहे हैं और हम लोग माइग्रेट करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। तो हेमंत सोरेन को इसका खामियाजा निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से आदिवासियों के गुस्से के रूप में भुगतना पड़ेगा। भाजपा इसका कितना फायदा उठाएगी नहीं उठाएगी मुझे नहीं पता है, क्योंकि वो चुनाव के वक्त में इस इश्यूज को लेकर के इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा बहुत पहले से नहीं, इधर कुछ दिनों से उन्होंने उठाना शुरू किया। तो अगर चुनाव के पहले इसको गरमाते तो शायद और उठता, लेकिन डेमोग्राफी चेंज हुआ है। नहीं चलिए, डेमोग्राफी चेंज हुआ है ये बिल्कुल सही बात है, और आपको ये भी हम बताना चाहेंगे कि दरअसल डेमोग्राफी चेंज हुआ कैसे है। आप ये जानकर के हैरान हो जाएंगे कि बांग्लादेशी घुसपैठ की घटना 1971 से जारी है और वहाँ के कुछ एक्सपर्ट्स जिन्होंने पीआईएल फाइल किया और अब वो डर के जिंदगी जी रहे हैं, उनका कहना है कि ना स्टेट गवर्नमेंट मुझे मदद कर रही है ना सेंट्रल गवर्नमेंट मदद कर रही है। वो 3-3 बहनों के साथ रहते हैं और पीआईएल फाइल करने वाले भी कोई हिंदू नहीं है, मुसलमान है, ये बात भी आपको बता दें। और वो कहते हैं कि 90 से 2015 के दौरान घुसपैठ के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। बांग्लादेशियों को झारखंड की सीमा में लाने का जिम्मा घुसपैठ कराने वाले एजेंट्स पर होता है। और दरअसल जब आप देखेंगे कि ये होता कैसे है तो आप ये पाएंगे कि बांग्लादेश बॉर्डर से बिल्कुल नजदीक है गंगा घाट वेस्ट बंगाल, और वहां से धुलियान घाट से धुलियान पाकुड़ रोड, मतलब कहा जाता है कि पाकुड़ से बांग्लादेश का बॉर्डर, बांग्लादेश की सीमा संथाल परगना प्रमंडल में आने वाले कुछ जिले बांग्लादेश की सीमा से महज 40-50 किलोमीटर दूर है। और ये इन्फिल्ट्रेशन 90 से लेकर के 2015 के बीच में बहुत ज्यादा हुआ और इसके लिए बाकायदा एजेंट्स काम करते हैं। बांग्लादेश और धुलियान के बीच गंगा नदी बहती है जिसे नाव के जरिए पार करने के बाद घुसपैठिए आसानी से आ जाते हैं, और इस तरीके से वहां पर डेमोग्राफी चेंज हो रही है। जहां तक एसपीटी एक्ट का सवाल है आशुतोष कुमार, तो एसपीटी एक्ट को लेकर के यह जरूर है कि आप जमीन खरीद बिक्री नहीं कर सकते संथाल परगना में, लेकिन इसका भी कार्ड ढूंढ लिया गया है। और वो कार्ड क्या है, तो गिफ्ट डीड का इस्तेमाल हो रहा है। और गिफ्ट डीड में क्या होता है कि नोटरी से जमीन मालिक के नाम पर एक गिफ्ट डीड बनवाते हैं जिसमें वो अपनी जमीन किसी को भी दे सकता है। इस जमीन को गिफ्ट लैंड कहा जाता है
और इस पर संथाल परगना से बाहर का कोई भी व्यक्ति आकर बच सकता है। तो ये तरीका ढूंढ लिया गया है, शादी भी हो जाती है, शादी होने के बाद ये गिफ्ट के तौर पर गिफ्ट डीड बन जाता है। झारखंड सरकार इसे पूरे तरीके से अवैध बता रही है, सरकार के पास इसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है, लेकिन चाल चलन में ये बहुत जोरदार तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। ये बात आप जान लीजिए। इसलिए आपको एक घटना बताना हम चाहेंगे। 18 जुलाई 2024 का है, महेशपुर प्रखंड के गाय बथान गांव में आदिवासी जमीन पर कब्जे को लेकर के विवाद हुआ। आदिवासियों और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच हिंसक झड़प हुई। मामला गाय बथान के दंदू हेम्ब्रम और परमेश्वर हेम्ब्रम की जमीन का था। अब ये देख लीजिए, दोनों अपनी जमीन पर घर बनाने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय कलीमुद्दीन और सफरुद्दीन अंसारी नाम के दो सदस्य वहां पहुंच जाते हैं और तोड़फोड़ करते हैं। और अब तो मैंने आपको बताया कई ऐसे गांव हैं जहां आदिवासी मेजॉरिटी में होते थे, अब एक घर भी नहीं बचा है। नाम भले ही रह गया है सीता पहाड़ी, हनुमान पहाड़ी, लेकिन उसमें ना कोई सीता है, ना कोई हनुमान है, ना कोई ज्योति है। किस तरीके से वहाँ की स्थिति बदली है। और इस स्थिति का जब सही तरीके से कोई विवरण करना चाहा है और PIL फाइल किया है, दानिश नाम है, सैयद दानियाल दानिश ने सबसे पहले बांग्लादेशी घुसपैठ का खुलासा किया। उन्होंने PIL फाइल करने का दावा किया था। संथाल परगना में बड़ी तादाद में घुसपैठिए दाखिल हुए और जिस वजह से डेमोग्राफी चेंज हुआ है। लेकिन आज जान लीजिए कि इन्हें गुमनाम जिंदगी जीना पड़ रहा है, ये डर करके जी रहे हैं, इनको लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है। बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया, उसके बावजूद इन्हें ना तो राज्य सरकार से मदद मिल रही है ना केंद्र सरकार से। तो सवाल यह है कि झारखंड में भी स्थिति बड़ी डरावनी है आशुतोष कुमार, और इसके लिए सिर्फ हेमंत सोरेन ही जिम्मेदार नहीं है। बीजेपी आज जो जगी हो, लेकिन 90 से 2015 के बीच में बीजेपी की भी सरकार रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि ठीक है, हम मान सकते हैं BSF को जो करना था नहीं कर पाई उस दरमियान, लेकिन बीजेपी की राज्य सरकार भी तो थी, राज्य सरकार ने भी वो नहीं किया जो उनसे अपेक्षा थी। देखिए, फिलहाल तो जो झारखंड में चुनाव होने वाले हैं, तो आपने देखा हुआ कमोवेश भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में जब चुनाव लड़ती है तो वो उसका जो अपना एक खास तरह का जो एजेंडा होता है, चुनावी एजेंडा होता है, उसको वो फोकस करती है। झारखंड में भी फिलहाल यही दिख रहा है। लेकिन कुछ दिन पूर्व अगर हम देखें चुनाव से पहले, तो भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में ये बातें बहुत ही जोरदार तरीके से उठाई थी और उन्होंने राज्य सरकार को घेरा था। उन्होंने कहा था कि आदिवासी जो समुदाय है उनके साथ काफी ज्यादतियां की जा रही है और उनको धन परिवर्तन करने का भी प्रलोभन दिया जा रहा है और उनके साथ अमानवीय कृत्य भी किए जा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने उस वक्त से कुछ ज्यादा चाहती तो ध्यान देती, लेकिन उस वक्त भी इस ओर भाजपा ने भी कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब इसे चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि झारखंड के प्रभारी और पूर्व मुख्यमंत्री कृषि मंत्री जो अभी हैं शिवराज सिंह चौहान ने भी इसको लेकर काफी जोरदार तरीके से बयान दिया। हिमंत बिश्व शर्मा भी अपनी चुनावी रैलियों में इस तरह की बातें कर रहे हैं पुरजोर तरीके से, और अभी अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा। लेकिन ये स्थिति आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में भी जिस तरीके से घुसपैठियों को बढ़ावा दिया गया और जो समीकरण वहां बना, इस चुनाव में ममता बनर्जी को इसका खासा लाभ मिला। तो हो सकता है कि हेमंत सोरेन के मन में भी कुछ इस तरह की बातें आ रही होंगी। उनको ऐसा लग रहा होगा कि भाजपा का जो देश भर में बढ़ता प्रभाव हो रहा है और जिस तरीके से हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर भाजपा की धार और तेज हुई है पहले के मुकाबले में, और जो गोलबंदी तेज हुई है, उसका क्या काट हो सकता है। नहीं, चलिए वो भाजपा का मुद्दा है, पर सवाल ये उठता है अरविंद पांडे जी कि भाजपा का ये मुद्दा क्या भाजपा के लिए कारगर साबित होगा क्या? क्योंकि जिस तरीके से लोगों को ले आया गया है और कई तरह की स्ट्रैटेजी बना करके उन लोगों को बसाया गया है। कहा यह जाता है कि झारखंड में पंचायत स्तर की कई सीटें आरक्षित हैं।
इन सीटों पर मुस्लिम पहले आदिवासी महिलाओं को चुनाव लड़ने में मदद करते हैं और उसके बाद फिर महिला के मुखिया बनने के बाद खुद मुखिया पति बन जाते हैं। बिहार और झारखंड में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे कि पत्नी मुखिया हैं लेकिन पति ही मुखिया कहलाते हैं, इफेक्टिवली सारे फैसले वही करते हैं। अब कहा यह जा रहा है कि आदिवासी से शादी कर ली, खुद मुखिया पति बन गए, मुखिया पति बनने के बाद सरकारी काम कार्य में दखल बढ़ गया और उसके बाद पंचायतों में महिला मुखिया सिर्फ कागजों में मुखिया रह जाती है, काम सारा पति करता है। इस तरह गैर कानूनी तरीके से गिफ्ट या एग्रीमेंट करवाकर जमीन खरीदी और बेची जा रही है। क्या आपको लगता है अरविंद पांडे जी, क्या ये जो आदिवासी हैं वाकई इस बात से नाराज हैं? उनको लग रहा है उनकी आइडेंटिटी, उनकी पहचान, उनकी जमीन, उनकी माटी, उनकी रोटी, उनकी बेटी सब छीनी जा रही है और छीनने वाला कोई इस देश का मुसलमान नहीं है बल्कि रोहिंग्या मुसलमान है, बांग्लादेशी मुसलमान। जी बिल्कुल, ये जैसा कि मैंने इससे पहले भी कहा कि ये चिंता है और एक सेंसिटिविटी इसकी पैदा हुई है। अब ये है कि उसका इंटेंशन, उसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो उतना फायदेमंद या नुकसानदेह हो सकता है। मेरा मानना ये है, मैंने जो कुछ अभी तक महसूस किया है उसमें ठीक है कि कुछ जो परिवार जुड़ गए हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों से, कुछ महिलाएं जो जुड़ गई हैं और उसकी वजह से जो उनके परिवार जुड़ गए हैं, संभव है ऐसे परिवारों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिले। लेकिन जो रिजेंटमेंट एक पैदा हुआ है, जो एक भावनात्मक उद्वेग, बेशक उसमें भारतीय जनता पार्टी के स्लोगन्स और इसके प्रचार अभियान का भी असर है, लेकिन कुछ तो आप कह सकते हैं कि स्वतः स्फूर्त भी है। क्योंकि आप ये समझिए कि जो लोग एक आदिवासी महिला से शादी करके उनके साथ संबंध बना के उनको मुखिया सरपंच बना के मुखिया पति बन गए, तो आपको लगता है, जैसे आपने बिहार झारखंड का उदाहरण दिया, तो उनकी दबंगई, उनकी कार्यप्रणाली, उनका आसपास के लोगों के प्रति बर्ताव, वो सारा कुछ अपने आप एक उत्प्रेरक का काम नहीं करता होगा बाकी लोगों को नाराज करने के लिए। निश्चित तौर पर उन लोगों का रवैया ऐसा हो रहा है संथाल परगना में, खासतौर पर पाकुड़ साहेबगंज जिले में और समीपस्थ गोड्डा और दुमका जिले में भी ये सब हो रहा है। लोग नाराज हो रहे हैं और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलना है। ये तय दिखता है, कितना मिलेगा ये मैंने जैसा कि कहा कि उस संवेदनशीलता जो है, इसकी वजह से जो एक रिएंटमेंट आया है उसकी इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि आपने कहा कि इस दोष से भी जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, जैसा कि आदरणीय संजय जी ने भी कहा, भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से दोषमुक्त नहीं हो सकती है। केंद्र और राज्य में सरकारें थी और ये काफी पुराना मामला है जैसा कि आपने बताया। और जहां तक आप एक एसपीटी की भी चर्चा कर रहे थे, तो मैं जिस इलाके में अभी बैठा हुआ हूं रांची में, ये सीएनटी का इलाका है। संथाल परगना में एसपीटी इफेक्टिव है। दोनों कानूनों का, संथाल परगना के एसपीटी का और छोटा नागपुर के सीएनटी का जमकर दुरुपयोग हुआ है। झारखंड गठन बनने से होने से पहले हुआ है, खूब हो रहा है, आज भी हो रहा है। और जैसा कि आपने बताया, यहाँ भी होता है कि आप आदिवासी जमीन एक एग्रीमेंट पर ले लेते हैं, फिर आप ही केस कर देते हैं उस आदिवासी रैयत पर कि हमारी जमीन जो हमारे से उसने इतना पैसा लिया है वो चुका नहीं रहा है, तो वो कोर्ट में जाके खड़ा हो जाता है कि भाई हमारे पास अब पैसा नहीं है, मैं नहीं दे सकता। कोर्ट उनको कहता है कि तब ठीक है, इसके एवज में क्या दे सकते हो, तो मैंने जमीन एग्रीमेंट की है। और वो कोर्ट, ये सारे कोर्ट जो एक्चुअली आदिवासी जमीनों के संरक्षण के लिए बना था, उसका जमकर दुरुपयोग हुआ। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि उसी एसआर कोर्ट की परमिशन से सैकड़ों रजिस्ट्री हुई है सीएनटी जमीनों की, जो मतलब आदिवासी जमीनों की। और यही काम एसपीटी में भी हो रहा है संथाल परगना के इलाकों में। तो ये जो संथाल परगना में एसपीटी को और छोटा नागपुर में सीएनटी को हेमंत सोरेन बहुत बड़ी ढाल बताते हैं, मेरा मानना है कि उस ढाल में कई छेद हो चुके हैं और अब सीएनटी एसपीटी से आदिवासियों की सुरक्षा हो सकती है, ये मानना एक गलतफहमी में रहने से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और एक और दिलचस्प वाकया, क्योंकि प्रासंगिक है इसलिए मैं आपको बताऊं, रघुवर दास जी ने आपको
आपको याद होगा कि सीएनटी एसपीटी में संशोधन की बात की थी और फिर बाद में उनको वापस लेना पड़ा था अपना ये फैसला। जब उन्होंने सीएनटी एसपीटी में संशोधन की बात की थी और तब काफी उग्र आंदोलन और काफी आदिवासी समाज में बहुत रिजेंटमेंट पैदा हो गया था। मेरी उस समय कई आदिवासी नेताओं से बातचीत हुई है और उन्होंने कहा है कि उस समय जो उन्होंने कहा वो बहुत चौंकाने वाला तथ्य था। रघुवर दास ने लीनियर प्रोजेक्ट्स के लिए आदिवासी जमीनों के अधिग्रहण की बात को कर दी थी कि लीनियर प्रोजेक्ट्स जो होंगे भारत सरकार के, रोड, नहर, कैनाल, इन चीजों के लिए अधिग्रहण या गैस पाइपलाइन वगैरह, इनके लिए अधिग्रहण किया जा सकता है। इस पर उनकी नाराजगी थी, लेकिन उन्होंने सीएनटी के 49 और 50 जो उनका क्लाउज था उसको छोड़ दिया था, जो इस बात की मनाही करता है कि कोई आदिवासी भी अपने थाना क्षेत्र से बाहर जाकर आदिवासी जमीन खरीद नहीं सकता है। अब हालत यह है कि रांची राजधानी है और पूरे झारखंड का कोई आदिवासी नेता नहीं मिलेगा ऐसा जिसकी रांची में जमीन नहीं हो और बड़े मतलब कि बड़े रकबे में जमीन नहीं हो। वो एक्चुअली चाहते ये थे कि अगर आप सीएनटी में संशोधन कर ही रहे हैं तो 49-50 को भी उसमें डाइल्यूट कर दीजिए, सो दैट कि हमारी जमीनें जो नाजायज तरीके से इकट्ठी की हुई हैं वो भी लीगल हो जाए। तो कहने का मतलब है किसी ने भी इस मुद्दे पर, इस मामले में ईमानदारी नहीं बरती है। खुद हेमंत सोरेन जी के पास भी जो जमीनों की लंबी लिस्ट है और कई बार विवाद होता रहा है, उनके बारे में कहा जाता है कि वो कई जमीनें उन्होंने जो है अवैध तरीके से हासिल की हैं। तो कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है आदिवासी जमीनों के मामले में, आदिवासियों को संरक्षण देने के मामले में, उन्हें घुसपैठियों से बचाने के चलिए मामले में। वो सारी बातें सही है, वो मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हो रहा हूं, लेकिन सवाल यह है कि अब तो मामला गंभीर हो चुका है ना। अब जो उठा रहा है देर से ही सही, उसकी बात क्या सुनने के लिए वहां के लोग तैयार हैं, क्योंकि आपको बताएं कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए काम कर रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो आदिवासियों के लिए काम करने वाली एक संस्था है जिसका नाम है जनजातीय सुरक्षा मंच, और जनजातीय सुरक्षा मंच का ये ओपिनियन है कि कई सारे लोग आते हैं, शादी कर लेते हैं, आदिवासी लड़कियों से शादी करते हैं, उनकी ज़मीन अपने नाम करा लेते हैं और खुद वहीं घर बनाकर रहने लगते हैं, और वो टोला जो है जमाई टोला या दामाद टोला कहलाता है। इस तरह का चलन वहां पर बना। सवाल उठता है कि वो आए यहाँ काम करने, काम भी मिल गया, लड़की भी मिल गई, जमीन भी मिल गई, फिर अपने तमाम रिश्तेदारों को बुलवा लिए, उन्होंने शादी भी करवा दी, वहीं पर एक जमाई टोला बस गया। जब 10 से ज्यादा लोग हो गए तो जमाई टोला बस गया। और इस तरीके से स्थिति कई जगह इस तरीके का बन चुका है कि सीता पहाड़ी है, लेकिन एक भी सीता पहाड़ी में नहीं मिलेगी आपको। भवानीपुर में एक भी भवानी नहीं मिलेगी आपको। तो सवाल उठता है कि सीता पहाड़ी में एक सीता नहीं, रामचंद्रपुर में एक राम नहीं, मनीरामपुर में एक मनीराम नहीं, रहस्यपुर में कोई रहस्य नाम का व्यक्ति नहीं है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि ये सारे नाम सुन करके तो लगता है कि ये हिंदुओं के गांव का है, पर एक हिंदू व्यक्ति, महिला या पुरुष नजर नहीं आता है, मिलता नहीं है। तो आखिरकार ये स्थिति बनी कैसे और क्यों बनी? और सवाल ये उठता है कि जितने भी लेवल पर नेग्लिजेंस हुआ उसके जिम्मेदार तमाम लोग हो सकते हैं, पर क्या देर ही सही, अब हमें जगना नहीं चाहिए? और अगर हम नहीं जगेंगे तो हमारी स्थिति क्या होगी, ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है और खास तौर पर उन संथालियों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है जिनकी आबादी 16% घट गई। तो क्या ये 16% आबादी घटना ये बड़ा चिंता का सबब है आदिवासियों में, या जेएमएम के तरफ से कहा जा रहा है कि ये कोई मुद्दा नहीं है? मुद्दा एसपीटी सीएनटी एक्ट है। क्या 16% आबादी घटना ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा नहीं है? और क्या आपको लगता है कि ये मुद्दा जब बीजेपी जोर शोर से उठा रही है तो आदिवासियों के बीच में ये रेजोनेट करेगा? डॉक्टर संजय, आपको लगता है उन्हें क्या ये अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा? क्या उन्हें वाकई लगने लगा है कि उनकी जंगल, जमीन, जानवर, मिट्टी, बेटी, रोटी सब छीना जा रहा है? नहीं जी, निश्चित रूप से ये बात कनेक्ट करेगी उन लोगों को, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है।
और कल अमित शाह जी ने बड़ी स्पष्ट लहजे में कहा, जब आपकी संस्कृति नहीं बचेगी, जब आपकी माटी नहीं बचेगी, जब आपकी बेटियां नहीं बचेगी, तो फिर आपका मतलब क्या है। और हम प्रतिबद्ध हैं, हम संकल्पबद्ध हैं कि हम इसकी सुरक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि भाई राज्य में जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा जो हड़पी गई जमीन है, हम उस जमीन को वापस छीन करके आदिवासी बंधुओं को वापस करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रयोग हमने आसाम में किया है, आसाम में भी वही हो रहा था। इन्फिल्ट्रेशन का मामला इस तरह का था कि हमें अंत में उस पर रोक लगानी पड़ी, और आज देखिए वहां कैसे असमी लोग जो हैं वो उन घुसपैठियों से अपने को बचा पाए हैं। तो निश्चित रूप से ये बात उनको कनेक्ट ही नहीं करेगा। उनके एग्जिस्टेंस को लेकर के भी एक सवाल है। हर कोई, हर समाज, हर, चाहे वो ट्राइबल पॉपुलेशन हो, जनरल पॉपुलेशन हो, शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन हो, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस तो करता ही है ना। तो इनके एग्जिस्टेंस का सवाल है, और वहीं पर जाकर के उसने, भारतीय जनता पार्टी ने, ठीक है चुनाव के वक्त ही सही, लेकिन थोड़ा उनके चीजों को वास्तविकता से उनको अवगत कराया। झकझोरा कर क्या रहे हैं, आपकी बेटियां किसी और के हवाले हो जा रही है, आपकी माटी किसी और के हवाले हो जा रही है, आपकी संस्कृति किसी और के हवाले हो जा रही है। तो जब ये बेटी माटी ही नहीं बचेगी, फिर रोटी कहां से मिलेगी आपको। और इसको कनेक्ट करके जरा देखिए कि आप हैं कहां खड़े। जिस तरह से घुसपैठी आ रहे हैं, और गांव के गांव, अभी आप कह रहे हैं ना कि सीता और हनुमान नाम है, लेकिन कहीं भी खोजिए तो ना कोई सीता का अस्तित्व मिलता है, ना हनुमान का अस्तित्व मिलता है। वो कैसा हनुमान पहाड़ और कैसा सीता पहाड़, उन पहाड़ पर कौन आकर के बस गए, इसको लेकर के बीजेपी थोड़ा मुखर है। देखिए हेमंत सोरेन जितना भी डिफेंसिव होने की कोशिश करें, लेकिन हेमंत सोरेन जी भी इस वास्तविकता को समझ रहे हैं, क्योंकि ये वोट का सौदा करना है। इनको लगता है कि अगर हम नाराज कर देंगे, माइनॉरिटी अगर हमसे नाराज हो गए, तो हो सकता है कि हमारे वोट बैंक पर असर पड़ेगा। बीजेपी उस ध्रुवीकरण में जाती है जिसमें वो मान करके चलती है कि ये ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो पूरी तरह से हिंदू है, इनके संस्कार, इनकी संस्कृति, इनके स्वभाव, इनकी सभ्यता हमसे मिलते जुलती है। अभी तो उन्होंने कहा है कि बिरसा मुंडा के नाम पर अमित शाह जी ने कहा है कि उनका हम भव्य ऐसा स्मारक और प्रतिमा बनाएंगे जो झारखंड का प्रतीक बनेगा। तो झारखंड की संस्कृति, झारखंड की बेटी, झारखंड की माटी या जमीन जो कह लीजिए, अगर उस पर कोई और आकर के कब्जा कर रहा है, और वहां का जो मूलवासी है, अगर ट्राइबल पॉपुलेशन को कहा जाए, उसकी आबादी अगर 16% घट गई, चिंता का विषय तो है। और ऐसा नहीं लग रहा है कि हम आप बात कर रहे हैं, पार्टियां इस पर बात कर रही है, और वहां के समाज, वहां के आदिवासी पॉपुलेशन को ये बात समझ में नहीं आ रही होगी कि पहले ये गांव मेरा था, ये जमीन मेरी थी, ये बेटी मेरी थी। आज ये किसी वो सारी बातें सही है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। डॉक्टर संजय, 12 सितंबर को झारखंड हाई कोर्ट में केंद्र सरकार एक एफिडेविट दायर करती है और बताती है कि किस तरीके से बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है, आदिवासी परिवार के लोग पलायन कर रहे हैं। आपको बता दें, संथाल परगना में 4 जिले हैं, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, जामताड़ा और देवघर, और इनकी डेमोग्राफी बड़ी तेजी से चेंज हो रही है। 1951 में आदिवासियों की आबादी 44.66% होती थी, जो 211 में घटकर 28.11% हो गई। सवाल उठता है कि मुस्लिमों की आबादी 9 से बढ़कर के इतने कम समय में 23% कैसे हो गई। और यही चिंता का सबब है कि मुस्लिमों की आबादी 14% बढ़ रही है और आदिवासियों की आबादी 16% घट रही है। और ये सिर्फ ऐसी कही हुई बातें नहीं है, बाकायदा एक एफिडेविट के जरिए कोर्ट में दिया गया शब्द है, और ये केंद्र सरकार द्वारा दायर किया गया है। तो कई सारे वकील, कई सारे एक्सपर्ट्स ये साफ मानते हैं कि इतनी तेजी से आबादी बढ़ना ये नॉर्मल बात तो है नहीं, ये डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है और बड़ी तादाद में लोग बाहर से आ रहे हैं। बस सवाल यही है कि जिन 25-30 सीटों पर आदिवासी संथाली वोटर्स हार और जीत तय करते हैं, क्या इन 25 से 30 सीटों पर इस बार कहानी आशुतोष कुमार कुछ अलग नजर आएगी क्या?
क्योंकि अब संथाली अपनी बेटी, अपनी माटी, अपनी रोटी के लिए वाकई वोट करेंगे क्या? और अगर वाकई वोट करेंगे तो उनके लिए फेवरेट पार्टी इस बार कौन हो सकती है? क्या जेएमएम ही होगी या बीजेपी भी हो सकती? आशुतोष कुमार, आप क्या सुन पा रहे हैं मुझे? जी, बीजेपी हो सकती है निश्चित तौर पर, क्योंकि आपने कुछ दिन पहले हेमंत सोरेन के बारे में भी ये कहते हुए सुना होगा। जब हेमंत सोरेन कानूनी चक्कर में पड़े थे तो उन्होंने भी कहा था कि आदिवासी समुदाय की उन्नति केंद्र सरकार नहीं देखना चाहती है, और मैं भी और वो उसने काफी विरोध किया था। लेकिन कई तरह के वीडियो भी उस समय आए थे इनको लेकर के कि आखिर इनका परिवार पूरा एक तरक्की के रास्ते पर चला गया और झारखंड में आज जो जनजाति समूह है उनकी क्या हालत है। लगभग 30 से 35 ऐसी सीटें हैं जहां पर ये हार और जीत का फैसला करेंगे। तो ऐसे में इस बार का चुनाव काफी रोचक हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पहले से ही जो नागरिकता रजिस्टर लाने की कोशिश कर रही है और कई देश के राज्यों में उसका विरोध किया गया है, और इसको इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं वो हमेशा इसका विरोध करती रही है, और वो जिस तरीके से उनको ऐसा लगता है कि घुसपैठियों को बढ़ावा देकर अपने वोट बैंक को पक्का किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सीधी लड़ाई दो धर्मों के बीच की है। और एक पार्टी जो एक गठबंधन जो इस देश में जो एक धड़ा है, दो धड़ा इस भारतीय राजनीति में अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है। अगर हम बेबाकी से उन चीजों पर नजर डालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और जो दूसरा धड़ा है इस देश की राजनीति में, इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उसी में जेएमएम भी आते हैं, और उनके सहयोगी जो उनके साथ वहां भी जुड़े हैं वो भी उसके काफी समर्थक हैं। मैं आपको झारखंड के साथ साथ बिहार की भी बात बता दूं कि किशनगंज के इलाके में और सीमांचल के इलाके में भी कमोबेश ऐसी स्थिति हो रही है। शायद अगले साल जब बिहार में चुनाव होगा तो हम और आप यहाँ बैठकर उस पर भी डिबेट करते नजर आएंगे। तो इन लोगों का ये साजिश ही है कि बॉर्डर से सटा हुआ जो इलाका है वहां से घुसपैठ कराया जाए, और इस देश के रहने वाले जो लोग हैं और इस देश की जो आबादी है, इस देश की जो व्यवस्था है और इस जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है जो सीमित है, उस पर इस देश के वासी का हक है। यहाँ पर राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए, चाहे भाजपा हो या जेएमएम हो, राजद हो। नहीं, ठीक है, लेकिन राजनीति तो हो रही है। और एक बड़ा सवाल आज फिर उठ करके खड़ा हुआ पांडे जी कि प्रधानमंत्री आज लोगों को संबोधित कर रहे थे और वो कहने लगे कि जो लोग कहते थे कि उनकी लाश पे झारखंड बनेगा, हेमंत बाबू तो उन्हीं के गोद में बैठ गए। क्या आपको लगता है कि ये मुद्दा भी झारखंड बनने के 24 साल बाद जीवित है? क्या लोगों के दिमाग में ये बात घर कर पाएगा कि जो सबसे ज्यादा झारखंड बनने के विरोधी थे उनके साथ हेमंत सोरेन का तालमेल कैसे हो सकता है, उनके साथ गठबंधन कैसे हो सकता है? प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे को जबरदस्त तरीके से उठाने का प्रयास किया। क्या आपको लगता है कि लोगों के दिलो दिमाग में ये बात घर कर सकती है? जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये द्वंद्व अस्थाई द्वंद्व है आप कह सकते हेमंत सोरेन का। हेमंत सोरेन एक तरफ 1932 के खतियान की बात करते हैं, बाहरी भीतरी की बात करते हैं, और दूसरी तरफ उन्हें उनकी मजबूरी, राजनीतिक मजबूरी कह लीजिए कि उन्हें आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चलानी पड़ती है। तो प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा काम ये किया है राजनीतिक दृष्टिकोण से, जो उनकी पार्टी के लिए फायदेमंद है, कि एक जो धूल पड़ी हुई थी स्मृति पर झारखंड के लोगों पर, उस धूल को हटाने का काम किया है। बाकी लोगों को सब कुछ पता है। ये बार बार कहते हैं कि हमने अलग झारखंड राज्य के लिए लाठियां खाई, गोलियां खाई, लेकिन ये नहीं बताते हैं, ये कई दफा चर्चा में आता है कि वो लाठियां चला कौन रहा था, गोलियां चला कौन रहा था। तो जाहिर है कि उस समय आरजेडी और कांग्रेस, केंद्र में कांग्रेस की सरकार, बिहार में आरजेडी की सरकार, और मैं अनडिवाइडेड बिहार की बात कर रहा हूं, तो गोलियां लाठियां चला कौन रहा था। आप ये देखिए कि झारखंड बनने का जो संघर्ष है वो काफी लंबा है, लेकिन 90s में जब झारखंड आप कहिए कि अपने जन्म के बिल्कुल करीब आ चुका था, पूरा झारखंड जो ये भूभाग है उस समय दक्षिण बिहार आप कर लीजिए, इस उम्मीद में था कि अब आज कल परसों में झारखंड बस बन ही जाने वाला है। उस समय झारखंड स्वायत्त शासित परिषद और आप कह सकते हैं कि
लेकर ये लोग तो ये लोग के दिमाग में ताजा है अभी। जमशेदपुर में, बोकारो में, हजारीबाग में, रांची में जब भी बाहरी भीतरी को लेकर इस तरह के झगड़े होते हैं तो ऐसी स्थिति में जाहिर है कि लोग ये देखने लगते हैं कि ये बंदा जो बात तो करता है झारखंडी अस्मिता की, आदिवासी अस्मिता की, स्थानीयता की, लेकिन इसकी सरकार जो है वो आरजेडी के और कांग्रेस के सपोर्ट से चल रही है, जिसने हमेशा जाहिर है कि कांग्रेस और आरजेडी को कभी भी झारखंड का समर्थक नहीं माना गया। और जो बात कोट की है प्रधानमंत्री जी ने कि झारखंड हमारी छाती पर बनेगा, शब्दशः ये था कि झारखंड मेरी लाश पर बनेगा, ये तो बिहार और झारखंड का बच्चा जानता है कि लालू प्रसाद जी ने कहा था और उन्होंने खुलकर विरोध किया था झारखंड गठन का। कांग्रेस का जो रिश्वत प्रकरण था, सांसद रिश्वत प्रकरण, वो भी झारखंड का बच्चा जानता है। उन्होंने तो बस एक जीना सा पर्दा जो पड़ा हुआ था लोगों के मस्तिष्क पर वो हटा दिया है। तो जाहिर है कि अब ये साफ होगा। और ये दुविधा, ये द्वंद्व आप घुसपैठ के मामले में भी एक आदिवासी होते हुए भी आप गौर करें कि एक बार भी कोई संवेदनशील बयान जिससे लगे कि उनकी संवेदना है उन महिलाओं के साथ जो इन घुसपैठियों की शिकार हुई हैं, उन आदिवासियों के साथ जिनकी जमीनें घुसपैठिए छीन रहे हैं, एक बयान गलती से भी आप हेमंत सोरेन जी का, उनकी पार्टी के किसी नेता का नहीं दिखा सकते हैं। ये उनकी राजनीतिक मजबूरी है क्योंकि उन्होंने एक लाइन चुन ली है। उन्हें अब आरजेडी और कांग्रेस के साथ चलना है, इंडिया गठबंधन में रहना है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी घुसपैठियों के खिलाफ है तो इसलिए ये उनकी मजबूरी है कि बताना कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है और इस मुद्दे को डाइल्यूट करने की कोशिश करना। लेकिन अब ये डाइल्यूट नहीं हो सकता। हाल के दिनों में हम त्योहारों का एक पूरा जो है एक सीरीज ऑफ फेस्टिवल्स जो है वो है। आप पता कर लें छोटी छोटी कितनी सुविधाएं हुई है लोगों को, कहीं भी नहीं लाने दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, कहीं नहीं करने दी जा रही, शुरू हो गया है। तो समर्थन भाई करें लेकिन घुसपैठियों पर नियंत्रण तो है नहीं इनका, तो वो अपने हिसाब से एक्ट कर रहे हैं और उसका खामियाजा, उसकी वजह से आदिवासी आबादी है, उसका खामियाजा तो पड़ेगा। हाँ, पॉलिटिकल बेनिफिशियरी बीजेपी रहेगी आपका कम प्रयासों के बावजूद। उन्होंने इलेक्शन के समय में ही प्रयास किया। कई संगठन और कई संस्थाएं दशकों से घुसपैठियों के खिलाफ काम कर रही है, जैसा कि आपने भी बताया, हम लोगों की जानकारी में भी है। तो ये जाहिर है कि ये एक संस्थागत तरीके से अब इस खिलाफ काम शुरू हो गया है, घुसपैठ के खिलाफ। पॉलिटिकल बेनिफिशियरी भाजपा भले रहे, लेकिन अब एक आमने सामने की लड़ाई उस इलाके में घुसपैठ के खिलाफ शुरू हो गई है। और इस इलेक्शन के बाद आपको बता रहे हैं कि वहां धार और तेज होगी। इस इलेक्शन के बाद धार और तेज होगी। क्या इस धार को तेज करने में चंपई सोरेन का ये बयान भी काफी कारगर होगा, जो बीजेपी के पाले में आने के बाद ही कहते हैं कि झारखंड के क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत से लड़कर संथाल परगना बनाया था, आज वहीं बांग्लादेशी घुसपैठिए बढ़ रहे हैं। वो कहते हैं जिन गांव में 100 से 150 आदिवासी परिवार रहते थे, दर्जनों ऐसे गांव हैं वहां आज एक भी परिवार नहीं बचा है। चंपई सोरेन, जो कि कोल्हान टाइगर कहा जाता है, शिबू सोरेन के राइट हैंड होते थे, हेमंत सोरेन के सबसे विश्वासी थे, आज वो भी इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठा रहे हैं। कल जो मुर्मू जिन्होंने उनका नाम प्रस्तावित किया था जब वो अपना पर्चा दाखिल कर रहे थे, वो भी अब बीजेपी के पाले में आ गए। तो इस तरह के नेताओं का बीजेपी के पाले में आना और उसके बाद संथाल की आबादी कम होना, आदिवासियों की आबादी कम होना, घुसपैठियों की बड़ी संख्या में आबादी बढ़ना, और साथ ही साथ इसकी चर्चा कौन कर रहा है झारखंड में? तो इसकी चर्चा कर रहा है असम का चीफ मिनिस्टर, जो कि असम में इन समस्याओं से जोरदार तरीके से लड़ रहा है। आपको लगता है कि झारखंड के वोटर्स के मस्तिष्क में ये बात पुख्ता तौर पर घर कर पाएगी डॉक्टर संजय कुमार? क्योंकि अब ये बात सिर्फ बीजेपी के पुराने नेता ही नहीं कर रहे हैं, चंपई सोरेन भी कर रहे हैं, कल को आए बीजेपी में मुर्मू भी कर रहे हैं, तमाम वैसे नेता कर रहे हैं जो कभी
जेएमएम के अहम हिस्सा हुआ करते थे। आपको लगता है कि ये मुद्दा और साथ ही साथ लालू प्रसाद के साथ जाने का मुद्दा लोगों को रास नहीं आएगा, जो एक बेहतर झारखंड की परिकल्पना सालों पहले जिन्होंने किया था और झारखंड बनने के बाद जिन्होंने खुशी जताई थी? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने आज साफ साफ वंशवाद पर सवाल उठाया। ये वंशवादी पार्टियां, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे कांग्रेस हो, ये पार्टियां आपका भला नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि ये तो बस परिवार को अपनी विरासत सौंपते रहेंगे और आपके हिस्से में क्या आएगा, कुछ नहीं। तो ये चीजें तो अपील करती ही है जनता को ना। अगर हमने अपने यहाँ मुख्यमंत्री बनाया तो बताइए कि हमने उनके बेटे बेटियों को भी जगह दी। तो परिवार और वंशवाद, इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी मजबूती के साथ आज झारखंड में जो कई सभाएं उनकी हुई, उन सभाओं में इस आवाज को बुलंद करने की कोशिश की। निश्चित रूप से ये चीजें कनेक्ट करती है लोगों को, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कनेक्ट करती है। जो आपके दूसरे सवाल, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से आए हुए नेता हों या नहीं उनसे आए हुए हों, शहादत तो रहा है। अगर वहां के आदिवासियों ने अंग्रेजों से लड़ने में अपनी शहादत दी है, अगर अंग्रेजों से वो तब तक लड़ते रहे जब तक कि वो अपनी जान की बाजी नहीं लगा दिए, तो बिल्कुल एक पीड़ा तो है कि जिन अंग्रेजों से लड़ करके इस जमीन को, इस जंगल को हमने बचाई, ये जमीन जंगल बेटी किसी और के हवाले कर दी जा रही है और हम चुपचाप मूक दर्शक बन करके बैठे हुए हैं। और इस सच्चाई को स्वीकार करने में, ठीक है, वो सच्चाई को आपने देर से स्वीकार किया। इन्फिल्ट्रेशन तो बहुत पहले से हो रहा था। गांव के गांव जो बस रहे थे, डेमोग्राफी तो पहले से ही बदल रहा था। जब झारखंड मुक्ति मोर्चा में आप थे, आपको लगता था कि सरकार नाराज हो जाएगी, मेरे हिस्से की कुर्सी चली जाएगी। लेकिन चलिए, जब भी हुआ आपने सच्चाई को स्वीकार किया और मुखर होकर के इस बात को अगर बता रहे हैं, तो जो आप कह रहे हैं कि क्या कनेक्ट करेगा, रे उस पीड़ा को वहां के लोग झेल रहे हैं। जो वहां के मूलवासी आदिवासी हैं, वो जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, वो तो उस पीड़ा को झेल रहा है। जमीन हमारी, बेटी हमारी, उस पर कब्जा किसी और का, शादी उसने कर ली, धर्म परिवर्तन कर दिया और फिर उसका यही बात तो कह रहे हैं हेमंत बिश्व शर्मा, ये असम में तो हमने करके दिखाया है, हम यहाँ भी कर देंगे। आप देख लीजिए कि किस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों का गांव बसते जा रहा है और आप वहां से शिफ्ट होते जा रहे हैं। माटी आपकी, बेटी आपकी, कब्जा किसी और का। तो ये बात महसूस का, वो तो झेल रहे हैं उस पीड़ा को। और जब चुनाव के वक्त ही सही, जब इसने गरमाया भारतीय जनता पार्टी ने कि हम आपकी बेटी भी बचाएंगे, आपकी माटी भी बचाएंगे, आपकी संस्कृति भी बचाएंगे और आपके जो त्याग और बलिदान के जो भूमि रही है, हम उससे भी आपको उस पर अधिकार दिलाएंगे और उन घुसपैठियों से मुक्ति दिलाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी जब बोल रही है तो इसको एक मुद्दे के रूप में बोल रही है, ऐसा नहीं कि कोई भाषण के तौर पर नहीं बोल रही है। कि वास्तविकता को आप समझिए, क्या आपकी संस्कृति बची, खत्म हो गई, आपकी बेटी बची, खत्म हो गई, आपकी माटी बची, खत्म हो गई। क्या हम आपको अगर आपकी माटी वापस ला करके दे देते हैं, संस्कृति वापस ला करके दे देते हैं, बेटी को बचा देते हैं, तो इसके बाद भी क्या आप हमें पसंद करेंगे या आउटराइटली रिजेक्ट कर देंगे, ये आपको तय करना है। लेकिन हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। और आदिवासी जिस पीड़ा को झेल रहे हैं, उसी पीड़ा पर, उसी जिसको कहते हैं ना कि उसी रग पर भारतीय जनता पार्टी ने और हेमंत बिश्व शर्मा ने जाकर के हाथ रख दिया है। यही कारण तो है कि जो इनके जो हेमंत सोरेन है वो बैकफुट पर आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, भाजपा तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, उनका यही ध्रुवीकरण की राजनीति है। लेकिन सच्चाई को तो वो भी स्वीकार कर ही रहे हैं ना कि जो संथाल का जो डेमोग्राफी है, जो छोटानागपुर का जो डेमोग्राफी है, उसमें किस तरह से घुसपैठी आए। और ये दोनों जो एक्ट, चाहे वो सीएनटी एक्ट हो या एसपीटी एक्ट हो, ये दोनों एक्ट के माध्यम से कैसे वो गिफ्ट डीड में जमीनों का बंदरबांट हुआ झारखंड में, और आदिवासियों को भटकने के लिए आज भी आपको पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर माइग्रेटेड लेबर आपको मिलेंगे, वो झारखंड के मिलेंगे, वही आदिवासी।
जिनके हिस्से में जंगल भी थी। ये बड़ा सवाल है, लेकिन एक सवाल जो सबसे ज्यादा बीजेपी को परेशान कर रहा होगा, मैं चाहूंगा 2 लाइन में आंसर दें कि 16 सीटों पर एनडीए के बागी उम्मीदवार ही खड़े हैं, सबसे ज्यादा बागी आजसू के हैं। आशुतोष कुमार, क्या एनडीए के लिए ये खतरे की घंटी मानते हैं आप? आपको लगता है अगर स्थिति ऐसी रही, 16 सीट पे अपनी पार्टी के बागी उम्मीदवार खड़े हों तो नुकसान किसका होगा? अनम्यूट करिए। देखिए पंकज जी, जब कोई बड़ा चुनाव होता है तो वहां पर पार्टी चुनाव लड़ती है, पार्टी की विचारधारा चुनाव लड़ती है। मुझे लगता है कि जिस तरह की असली मुद्दों पर चर्चा हो रही है और जो मुद्दों की राजनीति के आश्रय चुनाव लड़ा जा रहा है, तो निश्चित तौर पर वहां पर व्यक्तिगत छवि जो होता है या व्यक्तिगत जो उनकी कार्यशैली रही है होगी जनता के लिए, थोड़ा बहुत तो प्रभाव छोड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा इससे नुकसान भाजपा को मुझे नहीं लगता होगा। नहीं, पर बागी की समस्या तो महागठबंधन में भी है पांडे जी, और 16 बागी एनडीए के विरोध में भी उतरे हुए हैं। आपको क्या लगता है, लोग दल को देख करके वोट करेंगे या प्रत्याशी को देख करके भी वोट कर सकते हैं? और अगर ऐसी स्थिति रही तो फिर बागी किसी का भी खेल खराब कर सकते हैं। देखिए, बागी दोनों तरफ हैं। तो आप जैसा कि 16 आपने बताया, तो 3 दर्जन, लगभग 1.5 दर्जन, 18 से ज्यादा बागी जो मैंने काउंट किया था, वो इंडिया गठबंधन की तरफ से भी दूसरे दलों में जाके या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, बागियों का संकट इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों को है, लेकिन इसके बावजूद मुद्दों पर आधारित जो चुनाव होगा, हर जगह पर कमोबेश मुद्दे ही ज्यादा प्रभावी हैं। स्थानीय मुद्दे भी, प्रादेशिक मुद्दे भी, राष्ट्रीय मुद्दे भी, और उन पर चर्चा हो रही है। प्रत्याशियों का चेहरा कुछ एक जगह पर भले प्रभावी हो जाए, अंतिम तौर पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं करेगा। चलिए, चूंकि आप समय की सीमा पार कर रहे हैं, लेकिन एक बात बहुत साफ है कि पलड़ा किसका भारी है। भले ही बागी दोनों संगठन के खड़े हों, लेकिन इस सब के बावजूद मुद्दे के आधार पर पलड़ा किसका भारी है? क्या बेटी, रोटी और माटी इतना बड़ा मुद्दा है जो बीजेपी को सत्ता के शिखर पर पहुंचा सकता है? एनडीए सत्ता में वापस लौट सकती है? या ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जो आदिवासियों को प्रभावित नहीं कर सकता और फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुखिया जो हैं वो वापस सरकार बना सकते हैं, इंडिया अलायंस फिर से सरकार में आ सकती है? बड़ा सवाल है, लेकिन गंभीर सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से घुसपैठिए के मुद्दे को तूल दिया जा रहा है और जैसा कहा जा रहा है कि 16% आबादी घट गई है आदिवासियों की, ये भी चिंता का सबब है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या आदिवासी अपने सामने आने वाली दिक्कतों का सामना किस प्रकार से करेंगे? क्या मत का प्रयोग करके करेंगे? क्या ऐसी सरकार को ला करके करेंगे जो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकता है? अब सवाल ये उठता है कि आदिवासी किसको बेहतर पार्टी, बेहतर दल, बेहतर संगठन समझते हैं जो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकता है। बहरहाल, बिहार की बात में इतना ही। आशुतोष कुमार, अरविंद पांडे और डॉक्टर संजय कुमार, आप तीनों मेहमानों का बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।